माय डियर स्टूडेंट, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कितने प्रकार से होता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। इसके अंतर्गत हम 4 विधियों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहली होगी तापायनिक उत्सर्जन यानी कि थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा क्षेत्र उत्सर्जन यानी कि फील्ड एमिशन, और चौथा पढ़ेंगे इसमें हम द्वितीयक उत्सर्जन यानी कि सेकेंडरी एमिशन। इसके साथ ही साथ हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़ेंगे, इसमें आने वाली कुछ परिभाषाओं के विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। सक्सेस इज कमिटिंग टू गिव योर बेस्ट नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस, यानी कि यदि आप हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं, तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। तो आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कार्यफलन से, जिसे कहते हैं वर्क फंक्शन। आपको मालूम है कि यदि हम किसी पदार्थ की संरचना देखें तो वो अणुओं से और अणु परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। परमाणु का स्ट्रक्चर देखते हैं तो नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। तो धातु की हम बात करते हैं तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, इसलिए हम इनको ऐसे कंडक्टर या चालक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्यफलन की। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। क्या अर्थ है इसका? कुछ समय के लिए मान लीजिए कि यह धातु की सतह है, इस पर क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से निकालने के लिए हमको इनको कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी न्यूनतम एनर्जी इसके लिए जरूरी होती है, उस ऊर्जा को कहते हैं कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से या डब्ल्यू से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसका मापन के लिए जो एनर्जी है उसकी यूनिट हम यहां पर क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। और आपको सबको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशन हमको ध्यान रखना है। अब किसी भी धातु का कार्यफलन क्या होता है, किस पर निर्भर करेगा? उस धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अलग अलग धातु की प्रकृति अलग अलग होती है, तो उनसे इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए अलग अलग ऊर्जा की मात्रा की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, सतह की स्थिति पर निर्भर करते हैं, उसमें कोई अशुद्धि मिली है कि नहीं मिली है इसके ऊपर निर्भर करते हैं। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की इस घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी संभव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन से अधिक हो। यानी कि यदि हम धातु के कार्यफलन से कम ऊष्मा यदि उसे देंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों को दी गई ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन निम्न 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा है आपका क्षेत्र उत्सर्जन, और चौथा है आपका द्वितीयक उत्सर्जन। अब हम इनके विषय में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा तापायनिक उत्सर्जन या थर्मियोनिक एमिशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें धातु की सतह को हम गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या होगा कि उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कि ये कोई फिलामेंट है। जनरली हम फिलामेंट किसके रहते हैं? टंगस्टन वगैरह के लेते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं। मान लीजिए ये टंगस्टन का फिलामेंट है और इसका कनेक्शन हमने क्या कर दिया? एक बैटरी से कर दिया। इसका कनेक्शन हम एक बैटरी से कर देते हैं, लो टेंशन की बैटरी से अपन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब इसमें से विद्युत धारा बहती है तो ये टंगस्टन के फिलामेंट गर्म हो जाते हैं। गर्म होने से क्या होता है कि वहां के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यदि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कार्यफलन से अधिक हो जाए
तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर, टंगस्टन से या फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या होते हैं, बाहर आने लगते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे, इसी घटना को हम कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं तापीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं या तापायन कहते हैं। तापीय इलेक्ट्रॉन या तापायन कहते हैं। तापायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु में कुछ गुण होते हैं, जिनमें से पहला गुण है उस धातु का गलनांक बहुत अधिक होना चाहिए। क्यों अधिक होना चाहिए? ऐसा ना हो कि हम उसमें उसको तापायनिक उत्सर्जन कराने, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने जा रहे हैं तो धातु ही हमारी गल जाए या पिघल जाए। तो उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए कि धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए और धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए, ताकि कम ताप पर गर्म करने पर भी उससे अधिक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। अधिक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका कार्यफलन कम से कम होना चाहिए। अगला हम देखते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहां आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि धातु की कोई सतह है, इस पर यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर अब क्या आपतित होगा, कोई प्रकाश आपतित होगा। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, जब धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, ये देखिए विकिरण इस पर आपतित हो रहा है। विकिरण के आपतित होने से क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, विकिरण को अवशोषित कर लेंगे। तो विकिरण का यहाँ पर अवशोषण हो जा रहा है और अवशोषण होने के कारण क्या होगा, यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन है इनकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। और जैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी इस धातु की कार्यफलन से अधिक होगी, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर जाने लगेंगे। इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार से अब हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिभाषा देखते हैं कि किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो कहलाते हैं प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब हम अगला उत्सर्जन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का, वो कहलाता है क्षेत्र उत्सर्जन या फील्ड एमिशन। तो यहां पर आपको धातु की सतह दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। लगभग उसकी ऑर्डर कितनी रहती है, कोटि 10⁸ वोल्ट पर मीटर की कोटि का हम यहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो क्या होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। आकर्षित होने के कारण क्या हो रहा है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। फिर वही कहानी, यदि मान लो उनकी गतिज ऊर्जा इस धातु की कार्यफलन से अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को हम कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। और क्या परिभाषा है इसकी, अब हम लिख सकते हैं इसकी कि किसी धातु सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। अब आता है अगला द्वितीयक उत्सर्जन यानी कि सेकेंडरी एमिशन। ये धातु की सतह दिखाई दे रही है, इस पर हमको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर क्या होगा कि जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह पर, इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे कण भी इस पर यदि आपतित होते हैं तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, या आपतित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित करेंगे तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ये धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। कब करेंगे वो, यदि उनकी गतिज ऊर्जा उस धातु की कार्यफलन से अधिक होगी तो वो धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस घटना को कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार से हमने द्वितीयक उत्सर्जन की परिभाषा देख ली। क्या बता रहे हैं हम उसमें कि किसी धातु सतह पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के आपतित होने पर उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की
चारों तरीके देख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक हमारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, मान लीजिए कोई धातु की सतह है, इस पर दहली आवृत्ति, अभी हम आगे डेफिनेशंस की बताएंगे आपको कि दहली आवृत्ति क्या होती है। दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का विकिरण इस पर आपतित हो रहा है। ये देख रहे हैं यहां जो फोटोन आपतित हो रहा है, इसकी आवृत्ति कैसी है, दहली आवृत्ति से अधिक है। तो क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, आपतित विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद में वो फोटोन वहां पे विलुप्त हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि वो उसके कार्यफलन से भी अधिक हो जाती है, और कार्यफलन से जैसी वो अधिक होती है तो वो धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना कहलाती है। यानी क्या परिभाषा हो गई प्रकाश विद्युत प्रभाव की, किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और परिपथ में जो धारा बहती है उस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब हमने हमारी टर्मिनोलॉजी यूज की थी दहली आवृत्ति। तो दहली आवृत्ति क्या होती है हम देखते हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आपतित विकिरणों की न्यूनतम आवृत्ति को, यहां पे आप शब्द को ध्यान दीजिए, कौन सी आवृत्ति है, न्यूनतम आवृत्ति है ना, न्यूनतम आवृत्ति को ही हम दहली आवृत्ति कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, न्यू नॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है, यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू नॉट से यदि कम हो गई तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यानी क्या हो गया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए क्या होना चाहिए, जो भी विकिरण आपतित हो रहा है तो उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होना मस्ट है। यदि आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम होगी तो उससे कोई भी फोटोनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे जो डाला गया प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। इसी से संबंधित दूसरी डेफिनेशन है हमारी दहली तरंगदैर्घ्य यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी इसी प्रकार की है, लेकिन यहां पर शब्द यदि हम ध्यान देंगे, वहां पर न्यूनतम आवृत्ति कहा गया था, यहां पर हम कहेंगे अधिकतम तरंगदैर्घ्य। शब्द क्या यूज करेंगे, अधिकतम तरंगदैर्घ्य। तो क्या डेफिनेशन है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक आपतित विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्घ्य को दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। का अर्थ यह हो गया कि यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट यानी कि दहली तरंगदैर्घ्य से अधिक होगी तो उससे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे कितनी भी तीव्रता का प्रकाश इसके ऊपर डाला जाए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्या शर्त हो गई कि धातु की सतह पर डाले गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दहली तरंगदैर्घ्य से कम ही होना चाहिए। अभी हमने कार्यफलन की परिभाषा देखी थी कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हमने क्या नाम दिया था, कार्यफलन नाम दिया गया था। तो उसका रिलेशन किससे है, हमारी दहली आवृत्ति से भी है और दहली तरंगदैर्घ्य से भी है। यदि मान लो धातु की दहली आवृत्ति न्यू नॉट है तो उसका कार्यफलन W बराबर क्या हो जाएगा, H न्यू नॉट हो जाएगा। और यदि उस धातु की दहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 है तो हम क्या करेंगे, इस W को या वर्क फंक्शन को हम लैम्डा नॉट के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए रिलेशन हमारे पास में यह है C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। तो यहां पर C इक्वल टू हम लिख लेंगे न्यू नॉट और लैम्डा नॉट। इससे हम न्यू नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो न्यू नॉट की वैल्यू निकल जाती है C अपॉन लैम्डा नॉट। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है यहां पर हम न्यू नॉट की जगह में क्या रख देंगे, C अपॉन लैम्डा नॉट रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, धातु का कार्यफलन W इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, इसको हम फाई से भी प्रदर्शित करते हैं, वो क्या मिल जाएगा हमको H। न्यू की जगह में हमको लिखना है C अपॉन लैम्डा नॉट। तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। वर्क फंक्शन को हम HC अपॉन लैम्डा नॉट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं
प्रकाश विद्युत प्रभाव के कौन कौन से नियम हैं? तो इसका पहला नियम है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी संभव होता है जब धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू एक निश्चित न्यूनतम मान न्यू नॉट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, दहली आवृत्ति से अधिक होती है। इसका मान दी गई धातु सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट होगी, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान न्यू नॉट से अधिक होगा, तो बहुत कम तीव्रता के प्रकाश से भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और यदि इसका उल्टा देखें कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान न्यू इज लेस देन न्यू नॉट हो गया, यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हो गई, तो चाहे कितनी भी तीव्रता का प्रकाश हम धातु की सतह पर डालें, उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। दूसरा नियम है, अब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। तो उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या चीज? अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है और यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसे अच्छे से ध्यान रखें। क्या बताया इसमें हमने कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर ही निर्भर कर रही है केवल, और उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि प्रकाश विद्युत धारा वो किस पर निर्भर करती है? वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, वो उसके अनुक्रमानुपाती होती है और वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो क्या समझ में आ रहा है हमको? सेकंड पॉइंट से हमें यह मिला था कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है और प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसके उल्टा यहां पर क्या मिल रहा है कि जो प्रकाश विद्युत धारा है यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किस पर निर्भर कर रही है? आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती हो रही है, उस पर निर्भर कर रही है और तथा वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि प्रकाश उत्सर्जन की जो प्रक्रिया हो रही है कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। हम कुछ इस प्रकार से समझें कि यदि मान लो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए कार्यफलन मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यदि उस पर हम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा का फोटोन डालेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो संभव हो जाएगा। उसके बदले में यदि हम बोले 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश नहीं मिल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या किया कि 3-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन डाल देंगे तो भी वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। और जो लास्ट नियम है हमारा वो यह है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन पर जैसे ही प्रकाश आपतित होता है तुरंत ही उससे फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यदि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होगा तो तुरंत हो जाएगा, उसके लिए कोई ऐसा टाइम डिले नहीं लगता। अर्थात धातु सतह पर प्रकाश के गिरने तथा सतह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच में कोई भी समय नहीं लगता है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि किसी धातु का कार्यफलन दिया हमको 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो हम लिख लेते हैं इसको। कार्यफलन को हम नोटेशन फाई या डब्ल्यू डालते हैं तो हम यहां फाई डाल ले रहे हैं। तो फाई इक्वल टू हमको दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला है? आपको इसकी दहली आवृत्ति निकालना है यानी कि न्यू नॉट निकालना है, साथ ही साथ आपको निकालना है दहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट निकालना है। तो ये क्या है? कार्यफलन ऊर्जा है। आपको ये पता है कि यदि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है तो हम डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हैं यहां पर फाई इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा। लैम्डा यहां पे किस में मिल जाएगा? हमको एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट मिल जाएगा। हमको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लैम्डा को निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या निकल जाएगा इससे हमारा? लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 12375 अपॉन 2.14। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 5
5782.71 डिवाइड आप खुद कर सकते हैं, इतने एंगस्ट्रॉम आपको मिल जाएगा। ये क्या कहलाएगी ये, अब यहां पे हमने ऊर्जा जो ली कार्यफलन ली है तो ये कहलाएगी अपनी फाई नॉट। तो यहां पर अपन लैम्डा नॉट लिख देते हैं, फाई भी से भी काम चला सकते हैं ना। तो लैम्डा नॉट निकल गया हमारा, क्या निकल गया हमारा, दिल्ली तरंग दैर्घ्य निकल गई 5782 मिल गई। अब हमको उसकी क्या निकालना है, दिल्ली आवृत्ति निकालना है। तो दिल्ली आवृत्ति के लिए फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं, हम यहां निकाल देते हैं, C इक्वल टू अपन लगा सकते हैं न्यू लैम्डा होता है, आपको सबको पता है, तो न्यू नॉट लैम्डा नॉट लिख लेते हैं। इससे अब न्यू नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, C अपॉन लैम्डा नॉट। तो इससे आ जाएगा C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सबको पता है। और ये कितना आया आपका 5782 लिख लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में है, उसको यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10⁻⁻10 का इंटू कर लेंगे अपन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है, सॉल्व करने पर आएगा 5.18 × 10⁻, इसको हमने 30,000 किया था, यानी कि 4 जीरो लगाया था, तो 4 यहाँ बचा 4 और ये 10 14 इतने हर्ट्स। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा निकालने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट। दूसरा तरीका भी देख रहे हैं हम इसको, तो न्यू नॉट इक्वल टू कितना जाएगा, फाई अपॉन एच। फिर यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, फाई को हमको किस में रखना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको हमको जूल में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, तो हम रख देते हैं इसको। तो न्यू नॉट इक्वल टू कितना आएगा, फाई यानी कितना दिया 2.14 इंटू, इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 ये इतने जूल हो गया, अपॉन एच। एच की वैल्यू सबको याद रखनी है 6.6 × 10⁻34। और कैलकुलेशन आप खुद करिए, कैलकुलेशन करने पर आपको वही मान मिलना चाहिए 5.18 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस प्रकार से आप न्यू नॉट निकाल सकते हैं। न्यू नॉट निकलने के बाद आप ये फॉर्मूला फिर से की लैम्डा नॉट इक्वल टू C अपॉन न्यू नॉट का इस्तेमाल करके लैम्डा नॉट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। यदि किसी धातु का प्रकाश विद्युत दहली तरंग दैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, लैम्डा नॉट दिया हुआ है, कितना दिया है 3000 एंगस्ट्रॉम दिया है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको 3000 × 10⁻−10 मीटर हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हैं। तो दहली आवृत्ति निकालनी है, न्यू नॉट निकालना है और कार्यफलन फाई निकालना है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं C इक्वल टू न्यू नॉट इंटू लैम्डा नॉट का फॉर्मूला यूज करते हैं। इससे हमको न्यू नॉट इक्वल टू मिल जाएगा C अपॉन लैम्डा नॉट, या इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, C मीन्स प्रकाश का वेग, ये होता है 3 × 10⁸ होता है, लैम्डा नॉट है 3 × 10⁻⁻7, 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये आपको मिल जाएगा 10⁻⁻7, जब ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा, ऊपर 8 + 7 15 हो गया, तो इतने हर्ट्ज। तो इस प्रकार से आपने इसकी क्या निकाल ली, दहली आवृत्ति निकाल ली। अब आपको कार्यफलन निकालना है, तो कार्यफलन जिसको हम फाई से यहां दर्शा रहे हैं, इक्वल टू सूत्र सबसे सरल यही पड़ेगा, एच न्यू नॉट, एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 और न्यू नॉट की वैल्यू हमने निकाली है 10⁻15। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 6.6 × 10⁻, ये -34 है और ये 15, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये -19 जूल, ये जूल में आ गया। जनरली हमको क्या देना पड़ता है, अपना आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना पड़ता है। हमको ये मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। इस जूल को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 6.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 66/16, तो डिवाइड कर देते हैं, 2 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 33/8। सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये कार्यफलन
कितना आएगा 5 इक्वल टू 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इस प्रकार से आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दे सकते हैं। सामान्यतः हमने आपको बताया था कि जो कार्यफलन होता है उसको आपको किस में शो करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करना पड़ता है। आपको ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और उनके जो भी आंसर आते हैं उनको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।